Okay. Last point which I told you, this was I was telling this intensity coming out of the single polaroid is half, 50%. Half of the incident intensity can further be controlled by 50% to 0 by adjusting the angle between the path axis of two polarities, है ना? तो पहले वाले से हाफ हो गई, उसमें कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। यहाँ पर आई नॉट हो गई, यहाँ पर 50% टू 0 हमें मिल सकती, जितनी चाहिए इसकी टोटल इंटेंसिटी की। दैट्स व्हाट इज कैन बी ऑब्टेन। तो प्रूफ देखते हैं इसका, लेट अस प्रूव इट। मेलस लॉ प्रूव करके देखते हैं। देखो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अलोंग द पाथ एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड P1 E है। E is the electric vector coming out from P1. So intensity is directly proportional to amplitude square. So E square I naught will be E square है। तो ये कंपोनेंट अभी ये वाला जो है सेकंड पोलराइड एंगल पे है, वो E cos theta component comes out from P2, ठीक। तो इंटेंसिटी कमिंग आउट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E cos स्क्वायर थीटा। E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, E स्क्वायर तो I naught हो गया, cos स्क्वायर as it is. So that's how it is proved. E स्क्वायर तो cos स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखो ये E स्क्वायर इज I naught हो गया, cos स्क्वायर थीटा as it is. If theta is equal to 90 degree, we call it cross polarides. Intensity coming out will be 0. We call it cross polarides. Intensity coming out will be 0. ठीक है, देखो ये हमने प्रूव किया। एनी डिफिकल्टी इन द प्रूफ? जस्ट मेलस लॉ, प्रूफ ऑफ मेलस लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर से उसका जो कंपोनेंट क्रॉस होके आएगा, दैट विल बी, उससे इंटेंसिटी बनेगी आए। ठीक है, 90 डिग्री पे अगर कर दिया हमने इसको, सेकंड पोलराइड को, cos थीटा विल बी 90, जीरो इंटेंसिटी विल कम आउट, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलराइड। तो सन ग्लासेस अगर सपोज तुम मार्केट से सन ग्लासेस खरीदते हो, शॉपकीपर बोलता है ये पोलराइड्स है, तो क्या करो, दो सन ग्लासेस लो और उनको परपेंडिकुलर पकड़ो, तो नथिंग शुड बी विजिबल ऑन द अदर साइड, ब्लैक दिखना चाहिए पूरा, क्रॉस पोलराइजेशन हो जाएगा। पैरेलल पकड़ेंगे तो 50% दिखना चाहिए हमें इंटेंसिटी। जैसे ये है, देखो, जैसे ये इसका जो पोलराइजेशन का वाइब्रेशन ऐसे है, इसके भी ऐसे, पीछे जो बैकग्राउंड में लिखा है दिख रहा है नहीं, यहाँ पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट 50% इंटेंसिटी दिख रही है। अभी इसको टर्न कर दो ऐसे 90 डिग्री पे, ऐसे, इसका पोलराइजेशन ऐसा, इसका पोलराइजेशन पाथ एक्सिस ऐसा, इसका पाथ एक्सिस ये, इसका पाथ एक्सिस ऐसे, तो 90 डिग्री हो गया, देखो पीछे ब्लैक दिख रहा है पूरा, क्रॉस पोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलराइजेशन, क्रॉस पोलराइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक का पाथ एक्सिस ऐसे, एक का ऐसे, कुछ भी नहीं दिख रहा पीछे, ये दोनों के पाथ एक्सिस पैरेलल है, दिख रहा है 50% इंटेंसिटी दिख रही। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी कमिंग आउट विल बी आई नॉट। पीछे से इंटेंसिटी जो चल रही है वो 2 आई नॉट है, यहाँ पे आई नॉट, यहाँ भी आई नॉट मिलेगी। इसमें पीछे से इंटेंसिटी अगर आई नॉट आई, यहाँ पे आई नॉट हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, बिकॉज 90 cos 90 is 0। ठीक है, तो दैट्स हाउ क्रॉस पोलराइजेशन में 0 इंटेंसिटी आती है। इसकी क्वेश्चन देखेंगे अभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये देख लेते हैं वेरिएशन। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आफ्टर सेकंड पोलराइड
विद थीटा, यहाँ पे थीटा ले लिया, दोनों दोनों पोलराइड्स के बीच का एंगल। जब थीटा 0 होता है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी आई नॉट मिलेगी। फिर जब थीटा 90 हो गया तो इंटेंसिटी 0 हो गई। फिर 180 पर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर से आई नॉट इंटेंसिटी मिल जाएगी। फिर 270 मतलब 90 के बराबर, फिर 0। तो ये ऐसे, ये ऊपर क्यों जा रही, बिकॉज कॉस का फंक्शन होता तो नीचे रहता है ऐसा, कॉस का फंक्शन ऐसे आता है, बट स्क्वायर का फंक्शन है ये, तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो विल बिकम प्लस, माइनस वाला हाफ विल बिकम प्लस। तो इसकी इंटेंसिव वेरिएशन कैसा है, इंटरफेरेंस जैसा आ रहा है ना। इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट की कांस्टेंट थी, 4 आई नॉट के बराबर थी। इसमें ऑफकोर्स आई नॉट है, तो इंटरफेरेंस जैसा आ रहा है। एंड उसमें वहां पे हमने पाथ डिफरेंस लिखा था, इसमें थीटा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, आई थिंक, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस की पैटर्न, इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी वेरिएशन था पाथ डिफरेंस के साथ, वैसा ही इसका भी है ऑलमोस्ट। उसमें भी तो वो आता है ना, इंटरफेरेंस में क्या था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या था, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 था। तो उसमें भी स्क्वायर था, यहाँ पे 4 आई नॉट है, इसमें आई नॉट है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें कॉस स्क्वायर 5/2 था उसमें, इंटरफेरेंस की रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूले में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इंटेंसिटी के तीनों के इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी पूछते रहते हैं। वन ऑफ देम इज आस्क्ड। ऑलराइट, तो इंटेंसिटी हो गया, मेलस लॉ हो गया। और व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अपने आप आंसर बताओ इसका, मेलस लॉ लगाकर। रीड द क्वेश्चन, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन। आया कुछ आंसर? देखो, कैन यू सी? देखो ये पहला पोलराइड है, ए वाला है। तो बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासिंग थ्रू द पोलराइड है, तो ये आई नॉट हो गई, अनपोलराइज्ड लाइट है ये आई नॉट आ गई यहाँ से ना। तो इसको क्रॉस करके आएगी तो आधी हो जाएगी, 50%। फिर ये 45 डिग्री एंगल है इसके साथ, मेलस लॉ लग जाएगा। मेलस लॉ में जो है इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन द एनालाइजर, फॉलिंग ऑन द सेकंड पोलराइड, बी पर कितनी पड़ रही है, वो कितनी पड़े, I0/2, बिकॉज इनिशियली उन्होंने आई नॉट दी, हम लोगों ने पहले 2 आई नॉट ली थी, तो ये आई नॉट हो गई थी यहाँ पर। अगर यहाँ पे 2 आई नॉट, बट इन्होंने दे दी है हमें कि आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, तो हमें आई नॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये I0/2 हो गई, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा लग गया। I0/4 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिशन बोथ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सी ऑप्शन। देखो एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करते हैं, सॉलिड एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है वो भी। लेट्स डू दैट क्वेश्चन based on Maylor's law.
देखो ये क्वेश्चन है, ये हो गया। सी, ये क्वेश्चन है, देखो। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड। अभी तीन है इसमें, देखो। एक पहले जो रखे हैं वो क्रॉस, पहले और फर्स्ट टू जो रखे हैं वो क्रॉस पोलराइड है। तो इसके वाइब्रेशंस, इसका पाथ एक्सिस ऐसे है, ठीक है, और ये क्रॉस ऐसा रखा हुआ है। ऑलराइट, आपस में 90 डिग्री पर है, अभी तो लाइट बाहर आएगी नहीं। सपोज यहाँ पे उन्होंने एनसीईआरटी बुक में 2I0 लाइट दे दी, इससे क्रॉस होकर कितनी आएगी, I0। ठीक है, ठीक है, I0 के वाइब्रेशंस बाहर आएंगे। यहाँ पे एक और रख दो, बोला है कि बीच में एक और घुमाओ, टर्न करो उसको। ठीक है, तो यहाँ से I0 नहीं, तो उसको टर्न करना है। ठीक है, इसको सपोज ने टर्न कर दिया अभी, ये इसका इनिशियल वर्टिकल से इतना टर्न कर दिया इधर, ये एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ से कितनी I1 कितनी लाइट आएगी बोलो, I1 विल बी हाउ मच। इस बीच वाले पोलराइड से लाइट जो निकल के आएगी वो कितनी होगी, टेल मी समबडी। भूपेश बताओ। यस सर। कितनी लाइट बाहर निकलेगी इसमें से, सपोज इसको हमने 1 लिया, ये 2 था और बीच वाला 3 है। थर्ड पोलराइड से बीच में जो घुमा रहे हैं उसे, उसमें मेलस लॉ लग जाएगा। कितनी इंटेंस, यहाँ पे हमने 2I0 ली, तो यहाँ पर I0 इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो कितनी होगी, I0 cos स्क्वायर थीटा लग गया, मेलस लॉ लग गया कि नहीं। ठीक है, अभी इससे नाउ हु विल टेल मी यहाँ से कितनी लाइट निकलेगी, I2, वो उसी का डिस्कस करना था। I2 विल बी हाउ मच, बोलो दिशा, कैन यू टेल मी। दिशा इज प्रेजेंट, नहीं, यस दिशा टेल मी, बोलो। यहाँ सेकंड पोलराइड से जो यहाँ से कितनी लाइट निकलेगी बोलो, यहाँ भी मेलस लॉ लग जाएगा। I0 cos square theta into cos Okay. square pi by 2 minus theta. ये इसके ऊपर पड़ रही है ना, उसके बाद cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। क्यों, बिकॉज अभी, हाँ वेरी करेक्ट। देखो एंगल जो है ना, अभी इधर से लेना है। अभी ये जो एंगल है अभी, ये इसके साथ और ये एंगल चाहिए अभी इधर से हमें। टोटल एंगल अगर ये थीटा लिया हम लोगों ने, ऊपर वाला थीटा लिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी तो ये इसका एक्सिस ऐसे और इसका ऐसे, इसको हम इधर ले आते पहले, ये ऐसे। अभी इन दोनों के बीच का एक्सिस ये है, इसका ओरिजेंटल एक्सिस है। ऊपर नहीं है कुछ भी, ऊपर जो है ये छोड़ दो, ऊपर इसका कुछ भी नहीं। ये वाला एंगल देखो ऐसे, ऊपर से यहीं पे देख लो ना, ये देखो, ये अगर हमने यहाँ से देख लेते, चलो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वो इसके साथ रहेगा अभी, क्योंकि इसका एक्सिस ओरिजेंटल है। क्रॉस पोलराइजेशन दिया, इसका हमने वर्टिकल लिया, इसका ओरिजेंटल लेना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस पोलराइजेशन है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो I0 इज कितना आ रहा है, सॉरी I2 इज इंटेंसिटी क्रॉसिंग द सेकंड पोलराइड इज, ये I0 है, ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
आ गया। इसमें क्या करो, 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 4 ही रहेगा वो नीचे, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। तो ये आंसर दिया है एनसीईआरटी बुक में लास्ट में। तो इसमें डिपेंड करता है कि इनिशियल इंटेंसिटी इन्होंने 2i0 लेके एनसीईआरटी बुक में सॉल्व की, तो हमने भी वैसे ही सॉल्व कर दिया। अगर तुम्हें अभी एग्जामिनेशन में आएगा तो दे विल गिव यू द कंडीशन, टेक द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट 2i0, 2i0 लेंगे तो ये आ जाएगा। अगर i0 बोलेंगे i0 इज द अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर चेंज हो जाएंगे, फिर i0 बाई 2 हो जाएगा ये, है ना। तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ फिर 8 आंसर आ जाएगा, है ना। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है, उसमें 2i0 के साथ किया गया। एग्जामिनेशंस में दे विल गिव यू द कंडीशन सो दैट एवरीबॉडी शुड हैव द राइट सेम आंसर, तो चेकिंग में इजी रहता है, फिर जनरल आंसर में मुश्किल जाती है। तो बोलो ये समझ में आ गया। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगातार आ रहे हैं, जैसे बोर्ड्स में भी आते हैं, 3 पोलराइड का बोर्ड में भी आता है। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यहाँ पर ये क्यों लिया, अच्छा इसमें ऐसा लिखेंगे, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो I2 जब लिखेंगे, I2 विल बी I1, ये I1 इसके ऊपर पड़ रही है, I1 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लेंगे, तो I1 की वैल्यू, ओके ये I1 है, I1 की वैल्यू हमने ये निकाली, वो पुट कर देंगे एज इट इज पूरी, पहले I1 के टर्म में लिख देते, और एंगल भी हमें पता लग गया 90 माइनस, फिर I1 ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये आ गया, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो और देखो क्वेश्चन थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 पोलराइड का ये भी नहीं, ये 3 पोलराइड का नहीं है, ये वाला 3 पोलराइड का, ये वाला, इसका स्नैपशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड में भी आ सकता है ये, नीट एंड जेई में तो आया था, देखो लास्ट, टेक द स्नैपशॉट एंड ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, समझो इसको, वन ऑफ द ऑप्शन शुड मैच। We'll discuss in the next class, but you need time to understand the question. ठीक है, और ऐसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसको जस्ट ट्राई टू रीड केयरफुली एंड डू इट, एक बार समझ में आ गया तो जस्ट इट इज 2 लाइन में आंसर आ जाता है इसका। ऑल राइट, okay, so these 2 questions are sufficient for this law. Now we'll see the second method of polarization. Total 3 we are going to see. Second one is again very important. We'll see what is that. Most frequently asked question रहता है उसके ऊपर। देखो, second one is polarization by reflection. Reflection से भी that polarization can be achieved. So it was given by the scientist Brewster, BREWST.
ब्रूस्टर ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि सपोज हम एक अनप्रोइड लाइट इंसिडेंट करें और धीरे धीरे एंगल बढ़ाएं, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल IB, एक पर्टिकुलर एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, it is found to be completely plane polarized light. It is found to be plane polarized light. Okay, दो दिखाया था, दो ही दिखा उसको, ठीक है. And part of the light is reflected, part of the light is refracted. जो refracted होती है वो unpolarized रहती है, but reflected is found to be completely plane polarized light, and angle between these reflected light and refracted light is 90 degree. ये 90 डिग्री. तो उसने ये नोटिस किया और इसका एक्सप्लेनेशन दिया उसने. देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ऐसा होता है. तो पहले देखो, इन डायग्राम शोन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम, से वाटर, ये सपोज वाटर है या ग्लास है. वी हैव टेकन द सिचुएशन इन विच रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये मैंने बता दिया. ऑसिलेटिंग, देखो अभी जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, वाटर के ऊपर, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड वेव, arrows produce reflected wave. ठीक है. Arrows of refracted rays are parallel to the reflected rays. ये जो arrows है ना, ये of refracted rays are parallel, इसके साथ parallel है. देखो इसके साथ parallel दिख रहे हैं, इस reflected light के साथ ही parallel है पूरे. Arrows of, तो ये are parallel to the reflected. Electrons oscillating along these direction, जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाले, do not contribute to the reflected ray. इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं आएगा. इसका जी ऐसे ऐसे है ना, इसका इस डायरेक्शन में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन इधर नहीं है. सपोज ये ऐसे होते, थोड़ा सपोज ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते, तो इनका कंपोनेंट ऐसे आ जाता कुछ पार्ट. अभी पैरेलल है तो उसका कोई भी कंपोनेंट इसके ट्रांसवर्स नहीं आएगा, इसका कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इसकी ऑसिलेशन ही ऐसे है ना. तो इसका कोई भी कंपोनेंट इसके इधर नहीं आता. सपोज यहाँ पर कुछ होता है ऐसा, इस यहाँ से उसकी उसमें आ जाएंगे इसकी ऑसिलेशन जो ऐसे है ना, उसका कुछ कंपोनेंट इधर होगा, कुछ इधर होगा. तो इसका कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट इसमें नहीं जाएगा. ठीक है. तो डोंट कंट्रीब्यूट इन द रिफ्लेक्टेड वेव. इनके जो वाइब्रेशंस हैं इसमें नहीं आते इस तरफ. इसमें कौन से वाइब्रेशन जाएंगे? ये डॉट वाले कौन से हैं? इनवर्ड एंड आउटवर्ड. देयरफॉर रिफ्लेक्टेड वेव इज ओके. Therefore, reflected wave is linearly polarized perpendicular to the plane of figure. ये plane of the figure है, इसके perpendicular vibration है डॉट वाले, inward outward. ठीक है. Perpendicular to the plane of figure can be checked by analyzer. यहाँ पे analyzer लगा के देखो तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी. अगर पूरी पोलराइज है ना, प्रॉपर पोलराइज है, तो एनालाइजर से वो घुमाने से चेक हो जाती है वो. तो ये तो उसका एक्सप्लेनेशन था कि इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया कि ये वाइब्रेशन इसकी लाइन के पैरेलल है, तो इसका कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं आएगा, 0 आएगा. इसका 90 डिग्री पर 0 आता है. ठीक है. इसने लॉ भी दिया अपने, ब्रूस्टर लॉ बोलते हैं जिसको. व्हाट इज हिज लॉ? लेट अस सी व्हाट इज द ब्रूस्टर लॉ. दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. लॉ में भी देखो, फिर से मैंने वही पॉइंट फिर से लिखा है लॉ एक्सप्लेन करते समय. ब्रूस्टर लॉ देखो, ऊपर जो एक्सप्लेन किया वो फिर से मैंने एक बार रिपीट कर दिया. देखो, व्हेन अनप्रोइड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक the reflected light is polarized with its electrical vector perpendicular to the plane of incidence.
ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, और डॉट कैसे होते हैं, इन एंड आउट, पर्टिकुलर वाइब्रेशन, ऊपर नीचे ऑसिलेशन होंगे ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस when the refracted and reflected is make right angle to each other, ये right angle to each other, उस समय ये केवल इनवर्ड आउटवर्ड कंपोनेंट रहेंगे उसके वाइब्रेशंस के, इसका कोई भी कंपोनेंट इस ट्रांसफर्स नहीं आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज ये वाइब्रेशंस इसके पैरेलल है, इस तरफ कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कोई भी पार्ट। तो ये एक्सप्लेन फिर से कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल, इसको आई भी बोलेंगे या आईपी, समटाइम्स बुक्स में आईपी भी रहता है। तो ये ब्रूस्टर एंगल हो गया, आईबी, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी आईबी हो जाएगा, और ये एंगल कौन सा होगा, आर, लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल आईबी और पोलराइजिंग एंगल आईपी। फ्रॉम द फिगर आईबी, ये एंगल प्लस 90 प्लस आर, all put together are 180 degree, ये स्ट्रेट लाइन होगी, this plus r is 180 डिग्री, तो 90 इधर आ जाएगा, तो 90 बचेगा, और IB को भी इधर शिफ्ट कर दो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 minus IB, r is the angle of refraction, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 minus IB, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग द स्नेल्स लॉ। अगर ये एंगल पता है, सपोज ये सपोज 35 डिग्री है, तो R कितना होगा, R विल बी 90 minus 35, तो कितना आएगा ये 55। तो विदाउट यूजिंग द स्नेल्स लॉ वी कैन फाइंड आउट विद दिस रिलेशन। यूजफुल रिलेशन, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं तुमसे 1 मार्क्स का, तो यू हैव टू यूज कॉमन सेंस हियर कि ये रिलेशन से R हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, और ब्रिस्टल लॉ अभी हमें देखते क्या है। तो इफ n is the refractive index of medium, इसका मीडियम जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही, फ्रॉम द स्नेल्स लॉ n is equal to sin I by sin R, I तो I भी है, R अभी हमने ऊपर से निकाला, ये 90 minus IB, तो ये cos IB हो जाएगा, ये tan IB आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज tan IB, दिस इज कॉल्ड ब्रिस्टल लॉ, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए आता है 3 मार्क्स में, एक्सप्लेनेशन भी पूछेंगे, प्रूफ भी पूछेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ब्रिस्टल लॉ यू हैव टू रिमेंबर द प्रूफ, इजी प्रूफ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से प्रूव किया हमने इसको। क्रिटिकल एंगल का याद है तुम लोग, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है, sin IC is equal to 1 by n, और n is equal to 1 upon sin IC। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे आया था, कैसा, n into cot IB is equal to 1, 10 को क्या लिखेंगे, 1 upon cot, cot को इधर ले आएंगे, ये भी तो ब्रिस्टल लॉ है। और क्रिटिकल एंगल का क्या था वो, sin IC is equal to 1 by n, n को इधर ले आओ, n into sin IC is 1, तो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन भी n के साथ है, और पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल का भी रिलेशन n के साथ है। देखो, अगर ये सपोज कोई ग्लास स्लैब वाटर में है, तब कैसे चेंज होगा, सराउंडिंग मीडियम अगर वाटर है तब क्या होगा, यहाँ पे हमने कई बार बताया है ना, तो NGW, NG upon NW है ना, इफेक्टिवनेस ऑफ ग्लास, सराउंडिंग में वाटर है, वैसे सराउंडिंग में क्या होता है, एयर होती, तो ये 1 हो जाता है एयर का,
बट अगर सराउंडिंग में कोई और मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, जो स्लैब का जो होगा जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सराउंडिंग के से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे सराउंडिंग एयर है तो उस एयर से 1 डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहेगा वो, पोलराइजिंग एंगल चेंज भी हो जाएगा ना। गिलास का अगर हमने सीधे निकाला, गिलास का डायरेक्ट निकाला एयर में तो कुछ और एंगल आएगा, और गिलास का अगर हमने वाटर में निकाला तो कुछ और एंगल आएगा, कम एंगल आएगा, है ना। हमने ये वैल्यू कम हो जाएगी तो एंगल भी कम हो जाएगा, ब्रिस्टर एंगल भी कम हो जाएगा, है ना। यस सर, नो। क्रिटिकल एंगल बढ़ता है पानी में डालने से ना, ब्रिस्टर एंगल घट रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, इफ ग्लास स्लैब इज पुट इनटू द वाटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोलराइजिंग एंगल। यहाँ पे लिख दूं क्वेश्चन, so that we can just discuss that later on. If glass slab is placed in water, then what is the effect on number one, polarizing angle, number two, critical angle, as compared to air, है ना? When it was in air, then placed in the water. तो air में critical angle and polarizing angle, and water में क्या effect होगा, we'll discuss in the later on. पहले sequence में चलते हैं, clear? तो इसमें कुछ पूछना है तुम लोगों को, पोलराइजिंग ब्रिस्टल लॉ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। देखते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। देखो, जैसे ये तो सॉलिड एग्जांपल ही है, uncoiled light is incident on the plain glass surface. What should be the angle of incidence so that reflected and refracted rays are perpendicular to each other? मतलब it is the case of Brewster angle, Brewster law. परपेंडिकुलर कब होती है, जब पोलराइजिंग एंगल होता है उस समय, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होती वो। तो इनडायरेक्टली ये ब्रिस्टल लॉ का क्वेश्चन है। एन इज इक्वल टू साइन आई बी और आई बी टेन आई बी। ओके, एक मिनट थोड़ा ठीक कर दो। एन इज इक्वल टू 10 आई बी। तो आई बी विल बी 10 इनवर्स ऑफ एन, एन की वैल्यू 1.5 है, इसको लॉग टेबल से 57 डिग्री के आसपास आ जाता है। और अगेन ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, इसमें डायरेक्टली पूछ लिया, डायरेक्ट इसमें इनडायरेक्टली पूछा, सेम क्वेश्चन है। तो 57 डिग्री है, एक्चुअल में 56.3 है आंसर, राउंड ऑफ में 56 होना चाहिए ना, 56 होना चाहिए आंसर। चलो ठीक है, जो आया वो लिख दो, 56.3 आ रहा है टेबल से। सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बट ये इनडायरेक्टली पूछा है, ये डायरेक्ट पूछ लिया। What about this question? If the Brewster angle of a medium is for Brewster angle for a medium is 60 degree, find the speed of light in that medium. Find the speed of light in that medium. How to do that? Speed of light कैसे निकालें इस मीडियम में? पहले n निकाल लो, फिर c को n से डिवाइड कर दो,
मीडियम में, जिस मीडियम में स्पीड चाहिए होती है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ता है। तो n निकाल लिया, √3 आ गया, तो स्पीड विल बी c by n, c is 3 into 10 power 8 डिवाइड बाय √3, तो ये आ जाएगा √3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम। क्रिटिकल एंगल के लिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, n मिल गया तो क्रिटिकल एंगल भी मिल जाएगा। क्रिटिकल एंगल sin IC इज 1 by n, तो ये तुम्हारा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 by √3। ठीक है, तो इंटररिलेटेड क्वेश्चन है। n निकाल लिया तो स्पीड भी मिल जाती है। n किससे निकाला, ब्रिस्टल एंगल से, ब्रिस्टल लॉ से। ऑलराइट, तो फिर स्पीड भी मिल गई और उस मीडियम में क्रिटिकल एंगल भी मिल गया। क्लियर? दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस बट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डिफिकल्टी सो फार? ऐसे देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये अभी मैंने दिया, ठीक है, इसको करो, सोचो इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ओके, एक मेथड आ गया, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ये क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे बताओ, इफ टाइम इज देयर, इफ polarizing, okay, if Brewster angle is 39 degree, find angle of reflection and angle of refraction। क्विक आंसर दो इसका। बोलो, अभी बताया था, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, अभी पढ़ा हमने। बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जितना ब्रूस्टर एंगल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से will be 39 ओनली। और दूसरा वाला दूसरे का आंसर 90 - 39। अभी ये बताया था ना, अभी डिराइव किया था ना लोगों ने, ये जितना ब्रूस्टर एंगल उतना ही ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो